रामप्पा नाम के गांव में पद्मा और वीणा नाम की दो बहनें रहती थीं। वे दोनों ईंटें पकाने और बनाने का काम करती थीं। वे इतनी अच्छी ईंटें बनाया करती थीं कि हर कोई उन्हीं से ईंटें खरीदना चाहता था। यदि कोई घर बनाता था तो उन्हीं से ईंटें खरीदता था। इतना करने के बाद भी उनका अपना घर नहीं था और वो एक तंबू में रहती थीं। दीदी, हम कब तक इस तंबू में रहेंगे? हम अपने लिए क्या कोई घर नहीं बना सकते हैं? पद्मा हंस दी और बोली, तू भी ना बड़ी बड़ी चीजों के सपने देखती है। घर बनाना मजाक है क्या? ढेर सारा पैसा खर्च होता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि घर बना सके। तो फिर हमें अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहना चाहिए ना दीदी। अच्छा ठीक है, पूछेंगे। अभी बहुत रात हो गई है। फिर दोनों सोने चले गए। अगले दिन सुबह जब वो काम पर गई तो वहाँ मैनेजर के आने का इंतजार करने लगी। अपना मैनेजर तो बड़ा कंजूस है। तुमको लगता है हमारी तनख्वाह बढ़ाएगा वो? हाँ दीदी। वीणा को देखते हुए पद्मा बोली, पूछ कर देखना होगा कि वो क्या कहता है। ऐसे में ये आइडिया तो तूने ही मुझे दिया था। वे दोनों इस तरह बात कर रही थी कि तभी उनका मैनेजर आ गया। अरे, तुम दोनों ने अब तक काम करना क्यों नहीं शुरू किया? उसने संदेह करते हुए उनसे पूछा। दोनों तय करने लगी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। मैनेजर ने उनकी बात सुन ली और सख्ती से बोला, कुछ पूछना है तो जल्दी पूछो, मुझे ढेर सारे काम है। फिर पद्मा ने हिम्मत करके कहा, बाबूजी, आप जो वेतन दे रहे हैं वो पूरा नहीं पड़ता। सारी चीजों के रेट बढ़ गए हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए ना हमारी, प्लीज। मैनेजर जोर से हंसा और, क्या मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूं? मैं तो इसे कम करने के बारे में सोच रहा था। धंधा एकदम मंदा चल रहा है। कह रही हो तो अगले साल बढ़ाने की कोशिश करूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, अभी जाओ काम कर लो अपना। लेकिन पिछले साल भी आपने यही कहा था ना। जब उसने ऐसे कहा तो मैनेजर को गुस्सा आ गया। तनख्वाह वनख्वाह नहीं बढ़ेगी और आगे बोला तो तुम्हें काम से जरूर हटा दूंगा। उसने फटकारा और वहाँ से चला गया। उसकी बात सुनकर दोनों बहनें सहम गईं। उस रात दोनों अपने टेंट में सो रही थीं। अचानक तेज बारिश होने लगी और रुकी ही नहीं, लगातार होती रही। इससे हर तरफ बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में बड़े बड़े घर बह गए। उनका वो तंबू भी बह गया। कुछ दिनों बाद बारिश थमी तो फिर से सभी काम पर लग गए। दीदी, अब तो हमारा तंबू भी नहीं बचा, क्यों ना अपने लिए एक घर बना ले? हाँ दीदी, उसने कहा। पद्मा ने गहराई से सोचा और, ठीक है, हम बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएं? देखो, घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले ईंट की जरूरत पड़ती है। ईंटों को पकाने के लिए पैसे चाहिए होंगे और फिर बाद में रेत और सीमेंट भी, जिसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। वो कहाँ से आएगा? दीदी, कुछ पैसे हैं ना, हम उनसे पकाने के लिए सामान खरीदेंगे और ईंट बेचेंगे तो कोई भी आसानी से खरीदेगा। सोच के देखो ना, उसने कहा। अगले दिन उन दोनों ने ईंटें बनाकर बेची। उन्हें जो पैसा मिला उससे उन्होंने कुछ और ईंटें बनाई। देखते ही देखते उन्होंने ईंटों का एक बड़ा कारखाना खड़ा कर लिया। फिर जो पैसा मिला उससे वे एक बड़ा घर बना पाए। अपना खुद का घर बनाने के बाद उन्होंने बहुत कम कीमत पर सस्ती ईंटें देकर और भी लोगों को उनका अपना घर बनाने में मदद की और एक पूरा कस्बा तैयार कर लिया। शेषाद्रीपुर गांव में दो बहनें सीता और उषा रहती थीं। सीता उषा से बहुत प्यार करती थी और उसकी एकमात्र इच्छा उसे अच्छी तरह से पढ़ाना और एक बड़ी नौकरी में अच्छे पद पर देखना था। इसलिए सीता जब भी सोती थी तो सपने में उषा को एक अच्छी नौकरी करते हुए देखा करती थी। पर दूसरी तरफ उषा का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। सीता ने उषा को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हैदराबाद जाने का इंतजाम किया। उषा, तुम्हें खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है और एक अच्छी नौकरी हासिल करनी है। इसके लिए जिस भी चीज की जरूरत हो मैं उसे पूरा करूंगी, उसने उससे कहा। उषा बीच में ही बोल पड़ी, ठीक है दीदी, मैं अच्छे से पढ़ूंगी, आप अपना ख्याल रखना, उसने कहा और एक बस में चढ़ गई। बस में चढ़ने से लेकर बस से नीचे उतरने तक उषा बहुत उदास थी। कॉलेज में दाखिल होने पर उषा ने अपनी बहन की बातों को याद रखा
और अच्छी तरह पढ़ाई करने की बहुत तेरी कोशिश की, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई। एक के बाद एक कई सेमेस्टर्स में फेल होने की वजह से उसे 4 की बजाय 8 साल पढ़ना पड़ा। उषा, अभी तुम्हें और कितने दिन पढ़ना होगा? हमारे पड़ोसी का बेटा जो तुम्हारे साथ कॉलेज में गया था, उसने तो अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और जॉब में भी लग गया, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई? जब सीता ने इस तरह पूछा, दीदी उसने कोई मामूली सा कोर्स किया है और एक छोटी सी नौकरी कर रहा है। मैं तो बहुत बड़ा कोर्स कर रही हूँ ना, इसलिए इसमें समय लग रहा है। वॉच एंड सी, वो अभी जितना कमा रहा है ना, उसे कहीं ज्यादा कमाऊंगी मैं। जब उसने ऐसे कहा तो सीता को उषा की बातों पर विश्वास हो गया। उस दिन के बाद से जो भी सीता से उषा के बारे में पूछता, वो उन्हें बताती कि वो कुछ बहुत बड़ा कोर्स कर रही है और उसे पूरा होने में समय लगेगा। बहन से बोला झूठ उषा को दुख दे रहा था। एक दिन उषा ने अपने सर्टिफिकेट्स उठाए और इंटरव्यू देने के लिए गई। इंटरव्यूअर ने उषा के मार्क्स देखे तो बोला, तुम तो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत कमजोर हो, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू देने चली आई। बेहतर होगा तुम जाकर खेतों में काम करो, वही काम तुम्हारे लिए सही होगा। उस आदमी ने ऐसी और भी बहुत सी बातें बोली और उसे वहां से भेज दिया। उषा को बुरा लगा और वो अपने घर जाने लगी। जब वो जा रही थी उसे भूख लगी और उसने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई होटल नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक स्टॉल दिखाई दिया। क्योंकि वो भूखी थी, इसलिए उसने स्नैक्स ऑर्डर किए और खा लिए, लेकिन स्नैक्स अच्छे नहीं थे। तब भी बहुत से लोग आकर उस स्टॉल से खाना लेकर खा रहे थे। वजह ये थी कि आसपास और कोई होटल नहीं था। स्थिति को समझकर वो तुरंत अपने कमरे में जाकर पैसे निकालने लगी। दरअसल वो अपना एक होटल शुरू करना चाहती थी। उसने तुरंत अपनी बहन को कॉल लगाया। उषा, ठीक तो है ना? बहुत समय बाद तूने कॉल किया है मुझे, क्या हुआ? दीदी, अभी मेरे पास आपसे ढेर सारी बातें करने का टाइम नहीं है। मुझे जल्दी से 50,000 चाहिए। अगर आप देंगी तो मुझे तुरंत नौकरी मिल सकती है दीदी, प्लीज। उसने 50,000 मांगे तो सीता डर गई, लेकिन क्योंकि उसके जॉब के लिए थे, इसलिए उसने तुरंत 50,000 रुपए अपने अकाउंट से उषा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए और फिर उसे फोन लगाया। उषा, मैंने तेरे अकाउंट में 50,000 डाल दिए हैं। ठीक है दीदी, उसने कहा और कॉल काट दिया। फिर वो तुरंत बैंक गई, पैसे लिए और एक छोटा सा होटल शुरू किया, लेकिन लोग आ ही नहीं रहे थे। उषा को समझ नहीं आया कि क्यों नहीं आ रहे। फिर उसे लगा कि जरूर उसके पास कोई खास स्नैक होना चाहिए। उसने ढेर सारी रेसिपीज देखी और एक नए तरह का डोसा तैयार किया। वो डोसा सच में बहुत टेस्टी था। देखते ही देखते उसके बनाए उस यूनिक डोसे की डिमांड बहुत बढ़ गई और उसका बिजनेस आगे बढ़ गया। लेकिन सीता ये सारी बात नहीं जान रही थी और सोच रही थी कि उसकी बहन तो कोई जॉब कर रही है। उषा भी सीता को अपने काम के बारे में बताने से डर रही थी कि वो होटल चला रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। उसका होटल हैदराबाद में ही सबसे अच्छे होटलों में से एक हो गया। वो वहाँ की जानी मानी बिजनेस वुमेन बन गई। एक दिन तस्वीर अखबार में छपी। सीता को पता चला तो वो उससे मिलने हैदराबाद आई। उषा ने सूट पहन रखा था और एक बड़ी पोजीशन पर थी। अपनी बहन को देखकर वो चुप रह गई। फिर धीरे से उसके पास जाकर बोली, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई। मैं सभी परीक्षाओं में फेल होती गई। मैं आपको बताने से डर रही थी। लेकिन ये होटल मेरा है और ये मैंने उन्हीं पैसों से खड़ा किया है जो तुमने दिए थे। सीता ने पूरे होटल को चारों तरफ से देखा और वो बड़ी खुश हुई कि उसकी बहन ने इतना सब कुछ हासिल किया था। फिर उसने खुश होकर अपनी बहन से कहा, उषा, तूने जो कुछ भी किया रे, बहुत अच्छा किया है। तू इतनी समझदार है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, उसने कहा और अपनी बहन को गले लगा लिया।